गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब लोग? होप यू आर डूइंग वेल। डेट है आज की 19 जून 2025। स्वागत है आपका आज की करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। डेट क्या है आज की? 19 जून 2025। डिस्कशन कर रहे हैं करंट अफेयर को, तो डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा आर्टिकल है वो ईरान और इजराइल कॉन्फ्रेंस, जो संघर्ष चल रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उससे रिलेटेड है। वेरी गुड मॉर्निंग जी। पहला जो हमारा आर्टिकल है वो ईरान और इजराइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो वॉर लाइक कंडीशन बनी हुई है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाई ईरान और इजराइल के बीच में अभी हुआ क्या है। ऑलमोस्ट सबको पता है कि ईरान और इजराइल के बीच में क्या हुआ है। कुछ ही समय पहले ईरान ने इजराइल पर अटैक किया था। इजराइल ने ईरान पर अटैक किया था। इजराइल ने ईरान पे अटैक किया था। इजराइल ने ईरान पे क्यों अटैक किया था? क्योंकि इजराइल का एक ऑपरेशन था, ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। इसमें इजराइल का कहना था कि ईरान है ना, वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। ईरान है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है और ये इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है, इजराइल के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। क्योंकि इजराइल कभी नहीं चाहता कि ईरान है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए। अगर ईरान के पास में परमाणु हथियार होंगे, न्यूक्लियर वेपन होंगे, तो आने वाले टाइम में इजराइल के लिए वो बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। क्योंकि इजराइल के लिए एक एग्जिस्टेंस का खतरा है। अगर इजराइल पर किसी ने परमाणु बम से हमला कर दिया, इजराइल के लिए एक एग्जिस्टेंस का खतरा है, अस्तित्व का खतरा है। तो इजराइल है वो अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए ये वॉर कर रहा है। ऐसा कहते हुए इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया और ईरान के कई जो मिलिट्री बेस थे उनको ख़त्म कर दिया। कई इनके जो न्यूक्लियर वहाँ पे जहाँ पे इंस्टॉलमेंट थे उनको ख़त्म कर दिया। जय श्री राम, उनको ख़त्म कर दिया। ठीक है। अब इसका बदला लेने के लिए ईरान ने भी एक ऑपरेशन लॉन्च किया। ये ऑपरेशन था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। ये तीसरी बार लॉन्च किया गया। इससे पहले भी ट्रू प्रॉमिस को 2 बार ईरान है वो ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है। अब इसमें ईरान का कहना था कि भाई हम है ना इजराइल को ख़त्म कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज कि ये एक धर्म युद्ध है। ईरान इसे नाम दे रहा है धर्म युद्ध का। 2 चीज़ें देख लो, यहाँ पे है इजराइल, यहाँ पे है ईरान। ठीक है, 2 देश है। इजराइल ने ईरान पे ऑपरेशन किया, इस पे अटैक किया। क्यों किया? इसमें इजराइल का कहना था कि ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। अगर हमने ईरान को नहीं मारा या ईरान पे अटैक नहीं किया तो ईरान है वो परमाणु बम बना लेगा, न्यूक्लियर पावर बन जाएगा। और अगर ईरान के पास में न्यूक्लियर पावर होंगे तो कभी भी ईरान है वो इजराइल पे अटैक कर सकता है। और अगर ईरान ने इजराइल पे अटैक किया किसी परमाणु बम से या न्यूक्लियर वेपन से, इजराइल है वो हमेशा के लिए ख़त्म है। इजराइल है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इजराइल कभी नहीं चाहता कि ईरान के पास में परमाणु बम हो। इसलिए ईरान है वो हमेशा कोशिश करता है कि ईरान को इससे दूर रखा जाए। इसी के लिए इजराइल है वो समय समय पर ईरान पे अटैक करता रहता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार भी इजराइल ने ईरान पे अटैक किया था। बदला लेने के लिए इसे धर्म युद्ध करार दिया गया ईरान के द्वारा। ईरान ने बोला ये धर्म युद्ध है, इजराइल है वो हम पे अटैक कर रहा है, बदले में सारे जो मुस्लिम कंट्रीज है उनको मिलके इजराइल के खिलाफ अटैक करना चाहिए। बिकॉज कि यह एक धर्म युद्ध है और ये जो इजराइल है वो हमेशा धर्म युद्ध को प्रमोट करता है, तो इसे ख़त्म कर दो, इसका अस्तित्व ही मिटा दो, ये ईरान का कहना है। इसी के कारण दोनों के मध्य तनाव है वो बढ़ गया और अभी युद्ध है वो चालू है। अब सबसे पहले हमें ना इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं कि हमेशा क्या ऐसी ही सिचुएशन थी, क्या ये दोनों इसी प्रकार के दुश्मन थे, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जब हम बैकग्राउंड की बात करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में ये दोनों दोस्त थे। स्टार्टिंग में 1948 में इजराइल बनता है। इजराइल की जगह पहले क्या था? पहले जो यहूदी थे ना, ये अलग अलग देशों में रहते थे, इनका कोई अस्तित्व था नहीं। बाद में जो सारे देश आज़ाद होने लगे ना, तो 1948 में ब्रिटेन के द्वारा, यूके के द्वारा कहा गया कि जो यहूदी है वो इजराइल जाके बस सकते हैं। एक देश होगा अलग यहूदियों के लिए होगा और यहाँ पर जाके यहूदी बस सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते जितने भी यहूदी थे ना वो यहाँ पे आ गए। ठीक है, कहाँ पर आके बस गए? इजराइल में बच गए। और इजराइल एक नया देश बना 1948 में। अब नया देश बना, इसके चारों ओर आप देखोगे मुस्लिम कंट्री है। इजराइल के चारों ओर है वो मुस्लिम कंट्री से, बीच में एक यहूदियों का देश है।
तो ये मुस्लिम देशों को नहीं मतलब पसंद नहीं आया, मुस्लिम देश के इसके खिलाफ हो गई। तो मुस्लिम देश ने इस पे अटैक कर दिया। किस पे? इजराइल पे अटैक कर दिया। कई सालों तक इनके मध्य तनाव चलता रहा। इस दौरान ईरान इसी समय जब बाकी मुस्लिम देश है वो इजराइल को अटैक कर रहे थे, इजराइल को परेशान कर रहे थे, इसी दौरान ईरान और एक था टर्की, ये दो मुस्लिम कंट्री थे जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे थे और जिन्होंने इजराइल को मान्यता दी थी। यानी कि बाकी जब मुस्लिम कंट्री थे वो इजराइल के खिलाफ थे, बाकी मुस्लिम कंट्री है वो पूरे इजराइल के खिलाफ थे, तब केवल दो देश थे, एक तो था टर्की, एक था ईरान, जिसने इजराइल को मान्यता दी थी, जिसने कहा था कि ईरान एक अलग देश है। ईरान क्या, मैं बार बार ईरान बोल रहा हूँ, तो इजराइल है, जिन्होंने कहा कि इजराइल एक अलग देश है। तो ईरान और टर्की इन्होंने इजराइल को मान्यता दी थी। तो इजराइल को जो मान्यता देने वाले देश थे ना, उसमें सबसे जो पहले देश बने थे उसमें ईरान और टर्की दोनों शामिल थे। यानी कि स्टार्टिंग में ईरान और इजराइल के बीच में घनिष्ठ संबंध हुआ करते थे, दोनों एक दूसरे के करीबी दोस्त थे, क्लोज फ्रेंड थे, क्लोज दोस्त थे। ठीक है, अब ये चलता रहा धीरे धीरे। उस समय ये जब बात करते हैं 1948 की, 1948 से 1978 तक ईरान में जो शासन था ना, ईरान में शासन था किसका? शाह गवर्नमेंट का शासन था। यहाँ पे एक राजा था जिसका नाम शाह था, इसका शासन था। इस दौरान यूएसए के सपोर्ट में था। ये जो शाह गवर्नमेंट है ये यूएसए के काफ़ी करीब थी और यूएसए के एक अलाई के रूप में काम करती, यूएसए के एक पपेट के रूप में काम करता था। मतलब यूएसए है वो इसको ऑर्डर देता है, वो यूएसए के एक तोते के रूप में ये बड़बड़ाता रहता था। कौन? शाह गवर्नमेंट थी। तो यूएसए की ये बहुत ज़्यादा करीब था। इस प्रकार से ईरान है वो काम करता था। धीरे धीरे जो ईरान के लोग हैं उनको महसूस हुआ कि यूएसए है वो ईरान में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है, यूएसए को ईरान छोड़ के चला जाना चाहिए, यूएसए को ईरान में इतना इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। परंतु ये जो शाह गवर्नमेंट थी ये यूएसए नहीं बनवाई थी, शाह की गवर्नमेंट। इस वजह से जो शाह है वो यूएसए को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता था और दोनों के मध्य में घनिष्ठ संबंध हुआ करते थे। अब यूएसए है वो इजराइल को सपोर्ट करता था, यूएसए इजराइल को सपोर्ट करता था, इस वजह से ईरान है वो भी इजराइल को सपोर्ट करता था। तो इस वजह से यूएसए, इजराइल और ईरान के मध्य घनिष्ठ संबंध हुआ करते थे, तीनों बहुत करीबी दोस्त होते थे। अब ये हुआ 1979 में, 1979 में, 1979 में क्या होता है, एक नई रेजिम आती है, ईरान में होती है क्रांति, जिसे हम ईरानी क्रांति कहते हैं। ठीक है, या फिर इसे हम इस्लामिक क्रांति कहते हैं, इस्लामिक रेवोल्यूशन कहते हैं या फिर इस्लामिक क्रांति कहते हैं। अब इस इस्लामिक क्रांति में क्या होता है, इस्लामिक क्रांति में एक नया रूल आता है कि ईरान में जो इस्लाम है उसको फॉलो किया जाएगा। तो इसके बाद में जो शाह की सरकार थी ना, इसको ख़त्म कर दिया और एक नई सरकार बनी जो कि इस्लामिक आइडियाज़ भी थी, यानी कि जो मुस्लिम आइडियाज़ थी उस पर आधारित थी। किस प्रकार के मुस्लिम आइडिया थे, किस चीज़ों को आपको फॉलो करना है, ठीक है, कैसी चीज़ें आपको माननी है, मतलब पूरी तरह से ये मुस्लिम विचारधारा पर आधारित थी। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट था इस्लाम, इसका जो नियम था वो इस्लाम था। तो जो ईरान था ना 1979 के बाद में पूरी तरह से इस्लामिक कंट्री बन गया था। यानी कि पहले भी धर्म तो यहाँ पे इस्लाम था, परंतु ये एक धर्मनिरपेक्ष देश था। वेरी गुड मॉर्निंग पूजा जी। पहले ये एक धर्मनिरपेक्ष देश था, सभी धर्मों का समान हुआ करता था, इतना ज़्यादा अपने आप में रिजिड नहीं हुआ करता था। मतलब आप देखोगे ना 1979 से पहले ईरान की जब स्थिति देखोगे तो ईरान है वो यूएसए से भी ज़्यादा वेस्टर्न कंट्री की तरह था। चंदन जी वेरी गुड मॉर्निंग। मतलब 1979 में ईरान में है आप, मतलब आप देखो ओपनली लड़के घुमा करते थे, लड़कियां घुमा करती थी, कोई भी कपड़े पहनो, किस प्रकार का रहो, कुछ भी आपको लेना देना नहीं था, टेंशन ही नहीं थी, आप कैसे भी रह सकते हो। बट धीरे धीरे जब ये शाह की गवर्नमेंट को हटाया गया, इस्लामिक गवर्नमेंट बनी थी, जो इस्लामिक ये क्रांति हुई थी उसको लीड कौन कर रहा था, खुमैनी, आयतुल्ला खुमैनी था वो इसको लीड कर रहा था। नाम क्या था, आयतुल्ला खुमैनी, आयतुल्ला खुमैनी। अब ये इसको लीड कर रहा था, इसके नेतृत्व में सरकार बनती है, इसके नेतृत्व में, आयतुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में सरकार बनती है। जब आयतुल्ला नेतृत्व में ईरान में सरकार बनती है तो ये पूरी तरह से इस्लामिक सरकार थी, इसकी विचारधारा इस्लाम से प्रभावित थी, रूल है वो भी इस्लाम को फॉलो किए जाने लगा, जो भी इनमें सजा वगैरह दी थी वो इस्लामिक कानून के अकॉर्डिंग दी जाने लगी। यानी कि यहाँ पर पूरी तरह से इस्लाम का प्रभाव आ गया, इस्लामिक जो कानून था उसका प्रभाव आ गया।
अब इसके बाद में दिक्कतें शुरू हो जाती है। तो ये जो जैसे इसकी सरकार बनी आयतुल्लाह खुमैनी की, इसने सबसे पहले ईरान में चेंजेस किए। जैसे जैसे ईरान में चेंजेस, मतलब महिला है वो बुर्का नहीं पहन, मतलब कपड़े कैसे पहनेगी वो भी यही तय करेंगे, महिला गाड़ी नहीं चलाएगी, बाहर नहीं जाएगी, ये सारे वो सिस्टम चेंज करे थे। तो इसी समय क्या होता है, इसी समय इसने कहा कि भाई जो इजराइल है एक ज्यूइश कंट्री है, ठीक है, यहाँ पे ये मुस्लिम को परेशान कर रहे हैं। तो ईरान ने कहा कि हमारा एक ही टारगेट है। 1979 के बाद में ईरान ने कहा कि हमारा एक ही टारगेट है, हम इजराइल को ख़त्म कर देंगे, हम पूरी तरह से इजराइल को नष्ट कर देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे। क्यों? क्योंकि इजराइल में है, यहाँ पे इजराइल को एक बार मैं समझाता हूँ, ये इजराइल है, इजराइल में यहूदी रहते हैं, यहूदी के अलावा यहाँ पे मुस्लिम भी रहते हैं। मुस्लिम है वो एक अलग देश की डिमांड करते हैं जिसका नाम होगा पैलेस्टीन। तो यहाँ पे जो मुस्लिम रहते हैं उन्हें पैलेस्टीनी कहा जाता है। अब इनकी डिमांड थी कि ये जो पैलेस्टीनी मुस्लिम रहते हैं ना, इजराइल है वो इनको परेशान करता है पैलेस्टीनी मुस्लिम को। तो ईरान ने कहा कि हमारा समर्थन है ना, कब की बात करता हूँ 1979 के बाद में ईरान ने कहा कि हमारा समर्थन है वो पैलेस्टीनियों के साथ में है, यानी कि पैलेस्टीनी मुस्लिम है, हम उनको सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ से ईरान और इजराइल के मध्य जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो तनाव है, वो लगातार बढ़ता गया। ईरान का एक ही टारगेट था, कैसे भी करके इजराइल को ख़त्म करना, और इजराइल का एक ही टारगेट था, हमारा अस्तित्व बनाए रखना। बट यहाँ तक इजराइल ने ईरान को टारगेट नहीं किया था। ईरान है वो इजराइल को तो टारगेट कर रहा था, परंतु इजराइल है वो फिर भी मान रहा था कि नहीं यार, ईरान को कुछ समय के लिए छोड़ दो, हो सकता है कि यहाँ पे जो सरकार है वो चेंज हो जाए और आने वाले समय में वापस ये अपने पक्ष में आ सकता है। इसलिए इजराइल है वो स्टार्टिंग में ईरान को टारगेट नहीं कर रहा था। इसके और ही दुश्मन थे, जैसे गाजा है वहाँ पर इसके दुश्मन थे, ठीक है, लेबनान है वो इसका दुश्मन था, सीरिया है, ठीक है, इराक है, इनको ये अपना टारगेट बनाता था, लेकिन ईरान पर इतना ध्यान नहीं देता था। अब इस समय धीरे धीरे ईरान है वो वर्चस्व की ओर आ रहा है, ईरान की पावर बढ़ रही है, ईरान मिलिट्रली स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तो अब ईरान क्या कर रहा है, ईरान ने देखा भाई इजराइल से जो डायरेक्ट लड़ रहा है ना, ईरान ने देखा कि इजराइल से जो डायरेक्ट वॉर में जा रहा है उनको ये हर बार हरा देता है। आपने देखा होगा इससे पहले भी इजराइल है वो 1979 से भी पहले कई बार है वो वॉर लड़ चुका है। ये अरब कंट्री है ना, अरब कंट्री ने मिलकर 6 अरब देशों ने मिलकर इजराइल पे अटैक किया था, फिर भी इजराइल ने इसको हटा दिया, मार दिया, हटा दिया, हरा दिया। तो ये बार बार देखने को मिलता था, जैसे जैसे कोई इजराइल पे अटैक करता था इजराइल बदले में उनको हरा देता था। तो ये देखने को मिला था। अब इससे ईरान क्या सीखता है, इससे ईरान ये सीखता है कि भाई साहब हमें कुछ भी करना है बट इजराइल से डायरेक्ट पंगा नहीं लेना है, क्योंकि हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम इजराइल को डायरेक्ट हरा पाएंगे। ये किसने रियलाइज़ किया, ईरान ने। अब ईरान ने क्या कहा कि भाई हम ऐसे तो नहीं हरा सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक और चीज़ कर सकते हैं। क्या? ईरान ने बोला हम यहाँ पे बैठे हैं, हमसे क्या है, इजराइल है वो दूर है, इजराइल अभी हमें टारगेट भी नहीं कर रहे हैं, तो हम सपोर्ट करते हैं किसको, बैकडोर से दूसरे जो इजराइल के दुश्मन हैं हम उनको सपोर्ट करते हैं। इसे कहते हैं प्रॉक्सी वॉर। इसे क्या कहते हैं, प्रॉक्सी वॉर कहते हैं। प्रॉक्सी वॉर में क्या कहता है, प्रॉक्सी वॉर में डायरेक्ट युद्ध नहीं होते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे और आपके बीच में युद्ध चल रहा है। अब मेरे को पता है कि मैं आपको हरा नहीं पाऊंगा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, तो मैं क्या करूंगा, आप पर डायरेक्ट अटैक नहीं करूंगा। कोई आपके दुश्मन हो गए उनको पैसे दूंगा, उनको हथियार दूंगा, उनको सपोर्ट करके आप पर अटैक करवाऊंगा। मतलब मैं डायरेक्ट आप पर अटैक नहीं कर रहा हूँ, आपसे बचने की कोशिश कर रहा हूँ, इनडायरेक्टली आप पे अटैक करवा रहा हूँ आपके दुश्मनों की सहायता से। इससे मेरा क्या फ़ायदा, मेरा ये फ़ायदा है कि आप धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहे हो, और आपके दुश्मनों का ये फ़ायदा है कि उनको हथियार और पैसे मिल रहे हैं। ठीक है जी। तो इस प्रकार से ईरान है वो इजराइल के प्रति प्रॉक्सी वॉर की नीति अपनाता है। अब ये प्रॉक्सी वॉर किस प्रकार से करता है, तो इसके लिए वो 3H को चूज करता है। अब ये 3H क्या है, 3H का मतलब होता है, पहला H है हमास, पहला है हमास, हमास को ईरान पैसे देता है, हथियार देता है। इसके बाद दूसरा है हिजबुल्लाह, हिजबुल्लाह इसको ईरान सपोर्ट करता है। और तीसरा है हौथीज, हौथीज। अब इन तीनों को सपोर्ट करता है, हमास, हिजबुल्लाह और हौथीज को सपोर्ट करता है। कौन सपोर्ट कर रहा है, ईरान सपोर्ट करता है। ईरान है वो 3H को सपोर्ट करता है। 3H में हमास है, हिजबुल्लाह है और हौथीज है, इन तीनों को सपोर्ट कर रहा है। अब इन तीनों को सपोर्ट करके ईरान है वो क्या साबित करना चाहता है,
ईरान है वो इजराइल को कंट्रोल करना चाहता है, कमज़ोर करना चाहता है। इसलिए हमास कहाँ पर है? हमास आपको देखने को मिल जाएगी गाज़ा में, यहाँ पर हमास देखने को मिल जाएगा। हिजबुल्लाह कहाँ पर है? हिजबुल्लाह आपको लेबनान में देखने को मिल जाएगा। और हौतीज़ कहाँ पर है? ये आपको यमन में देखने को मिलेंगे। तो ये तीनों अलग अलग देशों में है। इनको ईरान है वो सपोर्ट कर रहा है, ईरान इनको पैसे दे रहा है, हथियार दे रहा है, और ये तीनों मिलकर अलग अलग तरीके से इजराइल पे अटैक कर रहे हैं। तो ये लंबे समय तक चला आ रहा था। अब इजराइल है वो परेशान हो गया। इजराइल को लगा कि साला ये ईरान है ना, ऐसे तो मानेगा नहीं, डायरेक्ट हम पे अटैक करेगा नहीं, और इनडायरेक्टली हम पे ये परेशान करता रहता है। तो इन दोनों के मध्य धीरे 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 वो है कॉन्फ्लिक्ट होने लग गए। अब इजराइल है वो क्या कर रहा है? इजराइल भी डायरेक्ट ईरान पे अटैक कर नहीं रहा, क्योंकि ईरान है वो डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहा, तो इजराइल भी डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा। अब ईरान है ना, इजराइल है वो ईरान में जो मिलिट्री लीडर होता है उसको मारना स्टार्ट कर देता है, या फिर जो इजराइल के विरुद्ध ज़्यादा बात करता है उसको मारना स्टार्ट कर देता है। यानी कि ये टारगेट किलिंग स्टार्ट करवा देता है, टारगेट किलिंग स्टार्ट करवा देता है। इसको लगता है ना कि भाई ये व्यक्ति है वो हमारे खिलाफ बात करता है, उसको यहाँ बैठे बैठे ये मरवा देता है। इस प्रकार दोनों के मध्य धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ता जाता है। अब रिसेंट टाइम में क्या होता है, नोटिस किया होगा कि आप लोग को, लास्ट ईयर क्या हुआ था कि जो हमास था ना, हमास ने इजराइल पे अटैक कर दिया। हमास ने इजराइल पर अचानक अटैक कर दिया, जिसमें इजराइल कई इजरायलियों की जान चली गई। अब इससे इजराइल बहुत गुस्सा हो गया, और पूरा वर्ल्ड है वो इजराइल के पक्ष में आ गया कि भाई अचानक एक आतंकवादी गतिविधि इन्होंने करी थी। और उसमें लोगों ने कहा, मतलब कुछ लोगों का कहना था कि ईरान ने हमास को सपोर्ट किया था, ईरान को हथियार, जो ईरान ने है वो हमास को सपोर्ट किया, हथियार प्रोवाइड किए, ये जो सारे काम है वो ईरान के द्वारा किए गए थे। अब यहाँ से इनके बीच में जो दुश्मनी थी और गंभीर हो गई। ये जो मुद्दा धीरे धीरे चल रहा था, ये प्रॉक्सी की वॉर लड़ रहे थे, परंतु यहाँ पे ये दोनों है ना बहुत गंभीर रूप से एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं, एक दूसरे के प्रति नफरत पाल लेते हैं। अब यहाँ से ये मुद्दा और भड़का। उसके बाद में ईरान क्या होता है, ईरान है वो इजराइल पे अटैक कर देता है। इससे पहले की बात कर रहा हूँ, इससे पहले भी एक बार अटैक किया। तो ईरान है वो इजराइल पे मशीन, जो मिसाइल होती है 200 मिसाइल है वो लॉन्च कर देता है, बट इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है वो इसे नष्ट कर देता है। तो यहाँ पे इजराइल गुस्सा तो हुआ था, परंतु इजराइल ने यहाँ पे बदला नहीं लिया, किससे? ईरान से नहीं लिया। तो ये युद्ध जो हुआ था, एक बार पहले कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, वो तो नॉर्मली शांत हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, इजराइल है वो धीरे धीरे इजराइल के, ईरान के जो सैनिक है, ईरान के जो बड़े मिलिट्री कमांडर है, ईरान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, उनको इजराइल है वो मारना स्टार्ट कर देता है। घर बैठा बैठा यहाँ पे किलिंग स्टार्ट कर देता है। और अभी पता चला ईरान को, अभी किसको? इजराइल को पता चला, इजराइल को पता चला कि भाई ईरान है ना वो तो 10 या 20 दिन बाद में न्यूक्लियर पावर बन सकता है, वो न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है, क्योंकि इनके पास में यूरेनियम बहुत ज़्यादा हो गया है। अब जब जैसे ही इजराइल को ये पता चला, इनके इंटेलिजेंस से ये पता चला, इनके इंटेलिजेंस से मोसाद ने जैसे ये इनको इंटेल दी, तो इजराइल को लगा भाई ये तो है ना बहुत भयंकर हो जाएगा। तो इजराइल ने यूएसए को बोला कि भाई साहब आप संभालो, ईरान तो है 10 दिन बाद में न्यूक्लियर बना सकता है। तो यूएसए ने बोला हम ईरान के साथ में डील करते हैं। अब यूएसए ने ईरान को बोला कि अपन दोनों मिलकर बेटिंग करते हैं, अगर ईरान है वो न्यूक्लियर पावर नहीं बनाता है तो हम ईरान पे जो भी सेंसेक्स लगे हैं वो हटा देंगे, ईरान है वो आसानी से काम कर पाएगा। तो इन दोनों के बीच में मीटिंग होने वाली थी, परंतु यहाँ पे इजराइल को डाउट आया कि ये साला यूएसए तो है ना, ये तो बिना ठिकाने का है, इसमें तो अक्ल वक्ल है नहीं, ये अभी बात कर रहेगा कि भाई हम ईरान पे सेंसेक्स हटा देंगे और ईरान है ना वो न्यूक्लियर नहीं बनाएगा। पर ये जो है ना ये डिले कर रहा है, मतलब ईरान है वो आखिर में न्यूक्लियर जरूर बनाएगा, यूएसए जस्ट उसे डिले करवा रहा है, मतलब धीरे धीरे बोला है कि आज नहीं कल कर लेना, कल कर लेना, कल कर लेना, इस प्रकार से, परंतु वो करेगा जरूर, रुकेगा नहीं। अब यूएसए तो है बेवकूफ़, तो इजराइल ने ये सोचते हुए ईरान पे अटैक कर दिया, इजराइल ने ईरान पे कर दिया अटैक। अटैक की बात कब की? अभी इसी महीने की बात कर रहे हैं। अब इजराइल ने क्या किया, ईरान में जो बड़े बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उनको मार दिया, इनके जो न्यूक्लियर पावर प्लांट थे उनको ख़त्म कर दिया। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली इजराइल की ओर से। अब इससे ईरान भड़क गया, ईरान ने कहा कि हम तो बदला लेंगे, और बदला लेने के लिए हम क्या करेंगे? बदला लेने के लिए ईरान ने इजराइल पे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस है वो लॉन्च कर दिया। और उसके बाद में रिसेंट अपडेट ये है कि ईरान ने इसे फुल फ्लेज्ड वॉर घोषित कर दिया है। ईरान का कहना है कि अब ये एक वॉर है
आयतुल्ला खुमैनी है उसको जो ईरान ये इजराइल है ना वो इसको मारना चाहता है। आयतुल्ला खुमैनी जो इजराइल है, इजराइल का मतलब इजराइल है वो क्या चाहता है कि ये जो आयतुल्ला खुमैनी है ना जो ईरान का लीडर है इसको ही हम ख़त्म कर देते हैं। तो ईरान ने है वो वॉर लॉन्च किया है। अब यूएसए का क्या स्टेटस है? यूएसए है वो वॉर में घुसना चाहता है। यूएसए चाहता है कि हम वॉर में घुसेंगे, वॉर करेंगे, परंतु समस्या ये आ रही है कि भाई यूएसए है उसके राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, और ट्रंप तो ये कहते हैं कि मैं वॉर के खिलाफ हूँ, मैं शांति के पक्ष में हूँ। अब वो ऐसा भाषणबाजी करता है और अगर वो जाके डायरेक्टली वॉर में शामिल हो जाता है तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी कि भाई आप कहते क्या हो और करते क्या हो। इसलिए यूएसए है वो वॉर में आने का बहाना ढूंढ रहा है। इजराइल ऑलरेडी वॉर में है, ईरान है वो ऑलरेडी वॉर में है। ईरान है वो मुस्लिम जो ब्रदर कंट्रीज़ है या मुस्लिम जो कंट्री है उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप हमारा सपोर्ट करो, हम सब मिलके इजराइल पे अटैक कर देते हैं। इसी में एक और बेवकूफ़ है वो देश बीच में आता है, वो है पाकिस्तान। अब ये जो बेवकूफ़ देश है वो बोलता है कि अगर इजराइल ने ईरान पर अटैक किया, अगर न्यूक्लियर से अटैक इजराइल है वो न्यूक्लियर से ईरान पे अटैक करता है, तो ये पाकिस्तान बोलता है हमारे पास में जो न्यूक्लियर पड़े हैं उससे हम इजराइल पे अटैक कर देंगे। यानी कि पाकिस्तान है इसमें बिन पोंदी लोटा बन गया है, वो बिना फालतू इसमें घुस गया है और वो हम हर कहीं भी जहाँ पे भी जाता है अपना बीन स्टार्ट कर देता है कि भाई हमारे पास में तो न्यूक्लियर है, हमारे पास में तो न्यूक्लियर है। तो इसके बदले में यूएसए जो कि पाकिस्तान का दूसरा पापा है, यूएसए जो पाकिस्तान का इनडायरेक्ट पापा है, उसने बोला भाई तू चुप बैठ जा, तू फालतू बीच में बकवास मत कर। तो अब धीरे धीरे पाकिस्तान है वो तो चुप हो गया है, अब इन दोनों के मध्य है वो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा है। तो ये पूरा बैकग्राउंड था, ये पूरी स्टोरी थी ईरान और इजराइल के बीच में तनाव की। क्यों तनाव है, क्या स्टोरी थी, इतिहास क्या था, अभी क्या हो रहा है, ये सारा था। अब हम बात कर रहे हैं फ्यूचर में क्या हो सकता है और इसमें भारत पर क्या असर पड़ेगा और पूरे वर्ल्ड पर क्या असर पड़ेगा। तो इजराइल और ईरान, इजराइल चाहता है कि ईरान में हम तख्ता पलट कर दें। अभी जो आयतुल्ला खुमैनी की गवर्नमेंट है उसे खुमैनी को मारकर हम ऐसी गवर्नमेंट को बिठा दे जो इजराइल को सपोर्ट करती हो, जो मॉडर्निज्म सोच की बात करती हो। ये किसका मानना है? ये इजराइल का मानना है। ईरान चाहता है कि हम इजराइल को ही ख़त्म कर दें। यूएसए चाहता है कि ईरान में हम गवर्नमेंट चेंज कर दें। ये चीज़ें देखने को मिल रही इसके बीच में। अब भविष्य में हो सकता है ईरान में तख्ता पलट हो जाए, नई गवर्नमेंट बन जाए, या हो सकता है ये गवर्नमेंट रह भी जाए, वो दोनों के मध्य वॉर है वो चलता जाए। तो ये होने को तो कुछ भी हो सकता है। बात करें इसके असर की, मतलब इसका प्रभाव क्या होगा अगर ये वॉर कंटिन्यू चलती रहती है, तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। इसका ये प्रभाव पड़ता है, हम भारत के नज़रिए से देखेंगे क्योंकि हम भारतीय हैं ना, ये अपने नज़रिए से देखेंगे। हमारा ईरान से भी दोस्ती है, हमारी इजराइल से भी दोस्ती है। हमारी ईरान से क्यों दोस्ती है? ईरान का एक पोर्ट है चाहबार पोर्ट, तो हम इस चाहबार पोर्ट का यूज़ करते हैं अफ्रीका में जाने के लिए, मध्य एशिया में जाने के लिए। तो ईरान है वो हमारा कब से दोस्त है? 1947 से ही हमारा ईरान है वो दोस्त है। ईरान से हमारी कभी कोई दुश्मनी रही नहीं है। ईरान हमेशा भारत को सपोर्ट करता है। इस वजह से ईरान ने अपना जो चाहबार पोर्ट है वो भारत को दे रखा है और भारत इस पर काम कर रहा है। फिर तो बीएससी बीए में कुछ भी कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो आपके इंटरेस्ट पे है। कोई भी कुछ भी करो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बीएससी कर लो तो आप है ना आईएफएस का भी फॉर्म भर पाओगे, बीएससी कर लो तो आप आईएफएस का भी फॉर्म भर पाओगे, इसलिए बीएससी ही ठीक रहेगी। बाकी बीए भी कर सकते हो, कोई लोड नहीं है। ठीक है जी। अब भारतीयों का क्या असर पड़ेगा? भारतीयों पर असर पड़ेगा कि हमारी ईरान से भी दोस्ती है, हमारी इजराइल पे भी दोस्ती है। तो अगर हम दोनों से बिगाड़ देते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदायक है, क्योंकि ईरान के पास में हमारा चाहबार पोर्ट है, हमने इन्वेस्ट कर रखा है, ये खतरे में आ जाएगा। और इजराइल तो हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, हमें हमेशा सपोर्ट करता है, किसी भी वॉर की कंडीशन हो ये हमेशा हमें सपोर्ट करता है इजराइल। तो भारत इन दोनों के मध्य शांति करवाना चाहता है। भारत की कोशिश है कि दोनों के मध्य शांति हो जाए, जो क्लेश हो रहा है वो दोनों क्लेश खत्म हो जाए, हम शांति ही चाहते हैं। ये भारत का स्टैंड है। अब इसके अलावा भारत पे क्या असर पड़ेगा? इसके अलावा असर पड़ेगा यहाँ से हमें ऑयल है वो इम्पोर्ट करते हैं, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हम इन पे डिपेंडेंट है। किन पे? ईरान पे डिपेंडेंट है, ईरान के आगे जो कंट्री है उन पर भी हम डिपेंडेंट है। ठीक है, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हम इन देशों पर डिपेंडेंट है। अगर इनके मध्य मतलब
जो ये मिडल ईस्ट की कंट्रीज है। हाँ बीए कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे बीए बीएससी से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या कर चाहते हो, आपके लिए इजी जो रहेगा वो कर लो। हाँ बीए भी सही है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, अब भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन जाएगा, बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। क्या खतरा बन जाएगा? अगर इनके मध्य अशांति चलती है, मतलब ये जो कहाँ के वेस्ट एशिया के जो कंट्रीज है लाइक ईरान, इजराइल, जो ये कंट्रीज है, यहाँ पर अगर कंटिन्यूसली तनाव बढ़ा रहता है, यहाँ कंटिन्यूसली अस्थिरता रहती है, अस्थिरता रहती है, इनस्टेबिलिटी रहती है, तो वो भारत के लिए दिक्कत कर जाएगी, क्योंकि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी है, जो ऊर्जा सुरक्षा है, वो खतरे में आ जाएगी। ठीक है, भारत की ये यहाँ पे भारत कई मात्रा में एक्सपोर्ट भी करता है, वो खतरे में आ जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे अस्थिरता नहीं होनी चाहिए। हो सके तो ईरान में रिजिम चेंज हो जाए, मतलब जो ईरान में जो आयतुल्ला की गवर्नमेंट है उसको चेंज करके किसी भी गवर्नमेंट बने, परंतु यहाँ पे अगर अस्थिरता रहती है तो वो भारत के लिए खतरा है। अस्थिरता नहीं रहनी चाहिए, यहाँ पे स्थिरता रहनी चाहिए। अगर अस्थिरता रही तो वो भारत के लिए सही नहीं है। अब एक और भी एंगल आता है कि यहाँ से क्या ये आयतुल्ला खुमैनी की गवर्नमेंट है, आयतुल्ला खुमैनी की गवर्नमेंट है, ये हट जाए तो ये क्या भारत के पक्ष में है या भारत के खिलाफ है? देखो वैसे अगर एक चीज देखे, जी अगर एक चीज देखिए कि आयतुल्ला की गवर्नमेंट है ना, भारत के अभी खिलाफ नहीं है। आयतुल्ला ने कभी भारत के खिलाफ कोई काम नहीं किया है, हमेशा भारत को सपोर्ट ही किया है। इससे पहले की भी जो गवर्नमेंट थी वो वैसे भारत के खिलाफ नहीं थी, मतलब ईरान है वो हमेशा कुछ हद तक तो भारत के सपोर्ट में रहा ही है। तो हम ये तो कह सकते हैं कि ईरान में किसी की भी गवर्नमेंट हो, वो अगर उसको कोई बाहरी व्यक्ति भड़काएगा नहीं, यानी कि अमेरिका इंटरफेयर नहीं करता है, चाइना इंटरफेयर नहीं करता है, तो ईरान को भारत से कोई लेना देना नहीं। ईरान हमेशा भारत के समर्थन में ही रहा है। ठीक है, जैसे दूसरी मुस्लिम कंट्री है लाइक टर्की वगैरह है, ये भारत के एंटी रहती है, परंतु ईरान ऐसा नहीं करता है। तो हमारे लिए तो कोई भी गवर्नमेंट रहे वैसे हम पे असर नहीं करता है। परंतु एक चीज़ की बात है, एक चीज़ दिक्कत कर सकती है, वो है जियो पॉलिटिक्स। यहाँ पे ये भारत है, यहाँ पे क्या है, अब पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के बाद में आता है ईरान। पाकिस्तान है वो चाइना का भी गुलाम है, मतलब चाइना इस पे इनडायरेक्टली रूल कर रहा है, और यूएसए है वो भी रूल कर रहा है। रूल कर रहा है का मतलब है कि ये दोनों है वो पाकिस्तान को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो अगर भारत के विरुद्ध इसको यूज करना है पाकिस्तान को, तो अमेरिका भी यूज कर सकता है और चाइना भी यूज कर सकता है। किसका? पाकिस्तान का। अभी जो आयतुल्ला की गवर्नमेंट है ना, आयतुल्ला की गवर्नमेंट, ये अमेरिका के खिलाफ है, अमेरिका के खिलाफ है। अगर यहाँ पे दूसरी गवर्नमेंट बनती है जो अमेरिका के समर्थन में हो, तो अमेरिका है ना कभी भी भारत पे प्रेशर बना पाएगा। अमेरिका के पास में पावर होगी जो कभी भी इसको प्रेशर कर लेगा, प्रेशर बना लेगा। इससे क्या होगा, ये पूरा जो रीजन है ना ये अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया है वो ऑलरेडी अमेरिका की तरह काम करता है, अमेरिका जैसे बोलता है वो वैसे करता है। ठीक है, इजराइल है वो तो मान लो अमेरिका की कॉलोनी है, मतलब अमेरिका ही मान लो, इजराइल, दोनों एक ही देश मान लो, इन दोनों को अलग मान नहीं सकते। सीरिया है वो भी अभी अमेरिका की गोद में जाके बैठ गया है। तो यहाँ पे एक ही देश है जो अमेरिका की नाक में दम करके रखता है, वो है ईरान। और अगर ये देश यानी कि ईरान है वहाँ पर भी अमेरिका की समर्थन वाली गवर्नमेंट आ जाती है, तो वो इस पूरे रीजन में, ये पूरा जो क्षेत्र है, ये पूरा जो रीजन है, यहाँ पर अमेरिका के प्रभाव को बढ़ा देगा। तो अभी तो हमें चलो दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि अभी हमारा अमेरिका से कोई तनाव नहीं है, अभी हमारी अमेरिका से कोई पंगा नहीं है। पर आने वाले समय में जैसे जैसे भारत ग्रो करेगा ना, वैसे वैसे अमेरिका की जलेगी, और अमेरिका जलेगा तो वो भारत को यहाँ पे प्रभावित करेगा, भारत के इंटरेस्ट को यहाँ पे प्रभावित करेगा। तो हम कभी नहीं चाहेंगे कोई भी बड़ा देश, कोई भी सुपर पावर हमारे सिर पे आके बैठ जाए। आप है ना, आप खुद अपन को मान के देख लो कि भाई एक बहुत बड़ा तानाशाह है, बहुत बड़ा गुंडा है, वो आपके सिर पे, यानी कि ये आपका घर है, इसके ऊपर आके रहने लग जाए। आप नहीं चाहोगे, तो वैसे हम भी नहीं चाहेंगे कि अमेरिका हमारे सर पे आके नहीं नाचे। अभी आयतुल्ला की बात करें तो आयतुल्ला हालांकि देखो कुछ हद तक बहुत रॉन्ग इसकी नीतियाँ भी है, एक्सट्रीमिस्ट है, गलत है, फिर भी ये अमेरिका को दबा के रखता है, अमेरिका की आंख में आंख मिला के रखता है, उसको उसकी औकात दिखाता है। साथ ही साथ में चाइना के प्रभाव में तो है, परंतु ये किसी के इशारों पे नाचने वाला नहीं है। चाइना इसको प्रभावित तो करता है परंतु इशारों पे नहीं नाचता है। पाकिस्तान, अभी पाकिस्तान ईरान के करीब है, पाकिस्तान है अभी ईरान के करीब है, ईरान के पक्ष में बोल रहा है,
पर इनके दोस्ती कभी नहीं है। जैसे ये मामला नॉर्मल हुआ, ईरान है वो पाकिस्तान को आंखें दिखा देगा, इनके मध्य भी जो वॉर की कंडीशन है वो बनी रहती है। तो ये भारत के पक्ष में कभी नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमने हर एंगल से देखा कि इन दोनों की स्टोरी क्या थी, भारत का क्या एंगल है, भारत क्या चाहता है, भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हर तरीके से इस पूरे मुद्दे को हमने समझ लिया है। अब इसको बार बार देखने की आवश्यकता नहीं है, एक बार पढ़ लो और आगे बढ़ो। मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा तो बहुत सारी चीज़ों पे बन सकता है। इस एरिया में जो अशांति चल रही है उस पर क्वेश्चन बन सकता है, भविष्य में क्या किया जा सकता है, भारत का एंगल क्या है, और भी कई सारे क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। तो ये इस आर्टिकल में था। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, ये सारे मुद्दे हमने डिस्कस कर लिए, भारत की क्या चुनौतियाँ है सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है फ्लिपकार्ट को एनबीएफसी का लाइसेंस मिल गया है। आरबीआई ने फ्लिपकार्ट को है वो एनबीएफसी का लाइसेंस दे दिया है। अब फ्लिपकार्ट को एनबीएफसी का लाइसेंस क्यों चाहिए था, क्योंकि फ्लिपकार्ट है, इनके जो कस्टमर है ना, इनको पैसे नहीं होते तो लोन चाहिए होता भाई, कि लोन दे के कोई शॉपिंग कर ले, ठीक है, पैसे होता शॉपिंग कर ले। तो फ्लिपकार्ट ने कहा है हम आपको लोन दे देंगे। फ्लिपकार्ट ने कहा हम आपको लोन दे देंगे। तो पहले फ्लिपकार्ट ये लोन दे नहीं पाता था, तो अभी फ्लिपकार्ट को एनबीएफसी का सर्टिफिकेट मिल गया है, यानी कि फ्लिपकार्ट है अब लोन दे पाएगा। ये तो था न्यूज़, ये तो था मुद्दा। हम बात करेंगे एनबीएफसी होती क्या है, एनबीएफसी का मतलब क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के बारे में बात करेंगे। एनबीएफसी का मतलब होता है नॉन बैंकिंग, एन का मतलब होता है नॉन, बी का मतलब होता है बैंकिंग, यानी कि ये बैंक नहीं है, ये बैंक नहीं है, फिर भी ये क्या काम करते हैं, फाइनेंस का काम करते हैं। बैंक नहीं है फिर भी ये फाइनेंस का काम करते हैं, एनबीएफसी। अब ये बैंक नहीं है और फाइनेंस का काम कर रहे हैं, तो किस तरीके से कर रहे हैं, तो ये इसमें अंतर क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए आपने नाम सुना होगा किसका, कई सारी ऐसी कंपनियां हैं, कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो लोन तो देती है, जो लोन तो लेती है, मतलब लोन दे तो देती है, परंतु आपके जो पैसे होते हैं ना वो डिपॉजिट नहीं करती है, मतलब आप उसमें पैसे जमा नहीं करवा सकते हो, परंतु वह कंपनी है वो लोन दे सकती है। अब आप कहोगे भाई वो लोन दे कैसे रही, जब वो पैसे ही जमा नहीं कर सकती तो वो लोन कैसे दे रही है। तो लोन वो कैसे देती है, वो दूसरे किसी से उधार लेती है, यानी कि ये पैसे कहीं और से लोन में लेती है और बदले में इंसानों को लोन पे, आम इंसान होता है उसको आगे लोन पे दे देती है। ये इसका काम करने का तरीका होता है। बैंक की बात करें, बैंक होती है वो खुद लोन लेती है और लोन दे भी सकती है। बैंक है वो हमारे पैसों को जमा भी कर सकती है डिपॉजिट के रूप में, तो बैंक है वो जमा कर सकती है। बट जो ये एनबीएफसी होती है आपके पैसों को जमा नहीं कर सकती है, ये कहीं और से पैसे लेती है और आगे आपको लोन में देती है। इससे इसका क्या फ़ायदा है, ये लोन में पैसे देगी तो बदले में इसको ब्याज मिल जाएगा, ये इसका फ़ायदा है। इस तरीके से एनबीएफसी काम करती है। अब एनबीएफसी है क्या, कहाँ इसका वर्णन है, क्या है, तो एनबीएफसी एक ऐसा वित्तीय संस्थान है, एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो लोन देने का काम करता है, एडवांस देने का काम करता है। साथ ही साथ में ये क्या करता है, शेयर बॉन्ड होते हैं उसमें इन्वेस्ट कर सकता है, लीजिंग कर सकता है, कई सालों के लिए कोई चीज़ होती है उसमें लीज पे ले सकता है, हायर कर सकता है। ये सारे काम है वो एनबीएफसी कर सकता है। कौन कौन से कार्य एनबीएफसी नहीं कर सकता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है, उद्योग नहीं कर, इंडस्ट्री नहीं चला सकता है, सर्विस सेक्टर वगैरह में काम नहीं कर सकता है, प्रॉपर्टी की बिक्री खरीदी है वो नहीं कर सकता है, साथ ही साथ में बैंक की सेवा जैसे कि डिपॉजिट नहीं कर सकता है, चेक इश्यू नहीं कर सकता है। तो ये सारे काम है वो एनबीएफसी नहीं कर सकता है। तो क्या ये सारी चीज़ें याद रखनी है कि एनबीएफसी क्या क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। यस, ये चीज़ें याद रखनी है। किन को याद रखनी है, यूपीएससी पीसीएस दोनों को याद रखनी है। क्यों रखनी है, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और भविष्य में भी ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है। तो ये तो सर फैक्चुअल डिटेल हो गई, इसको क्यों याद रखें हम, बिकॉज कि ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, इस वजह से इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आसान है, इसको आप याद रख सकते हो, इसी वजह से इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है एनबीएफसी। चलो हमने मान लिया कि भाई ये काम करती है, पर एनबीएफसी के लिए प्रावधान क्या है। किसी व्यक्ति को एनबीएफसी खोलनी हो या ओपन करनी हो या एनबीएफसी का लाइसेंस लेना हो तो कैसे लिया जा सकता है, इसके लिए प्रावधान क्या है। इसके लिए एक अधिनियम है, कौन सा अधिनियम है, कंपनी एक्ट 1957, 1956 और 2013।
मतलब क्या है, पहला जो कंपनी एक्ट बना था वो 1956 में बना था, 1956 में बना था। 2013 में 2013 में इसमें अमेंडमेंट किया गया, इसमें संशोधन किया गया। तो इसे दोनों कहा जाता है, कंपनीज एक्ट 1956 भी कहा जाता है, कंपनीज एक्ट 2013 भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस कंपनी जो एक्ट है इसके तहत एनबीएफसी जिसको भी लाइसेंस लेना है उसे रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जिसको भी एनबीएफसी का लाइसेंस लेना है उसको कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इसके बाद क्या होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद में आरबीआई एक्ट 1934 जो आरबीआई का अधिनियम है 1934 का, उसके तहत खुद को रेगुलेट करवाना होगा। यानी कि इसको रेगुलेट कौन करेगा, एनबीएफसी को नियंत्रित कौन करेगा, रेगुलेट कौन करेगा, इसको जांच कौन करेगा, तो वो आरबीआई के द्वारा किया जाएगा। किस अधिनियम के तहत, तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। क्या ये पॉइंट याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको जरूर याद रखना। अगर क्वेश्चन आया तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से एक्ट के तहत इसे रेगुलेट किया जाता है, कौन से एक्ट के तहत एनबीएफसी को रजिस्टर करवाया जाता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, एनबीएफसी का योगदान क्या है, ये योगदान है, क्या इसे याद रखना है, थोड़ा बहुत आइडिया रख लेना कि एनबीएफसी है वो जीडीपी में अच्छा खासा योगदान करती है। आप मान लेना कि 10% के आसपास है वो जीडीपी में योगदान रखती है। साथ ही साथ में लोन देने में भी महत्वपूर्ण हिस्सा निभाती है, 50% से अधिक है वो ड्यूरेबल लोन देने में एनबीएफसी की भूमिका है। ठीक है, और ये तेजी से ग्रो करती जा रही है, तेजी से इनके लोन देने का जो पैटर्न है उसमें वृद्धि दिखाई दे रहा है। अब एनबीएफसी और बैंक में अंतर क्या है, बैंक है वो डिपॉजिट जमा कर सकती है, आप उसमें जमा करवा सकते हो, एनबीएफसी जमा नहीं करेगी। बैंक है वो चेक इश्यू कर सकती है, एनबीएफसी चेक जारी नहीं कर सकती है। ये जो एनबीएफसी है उनको डीआईसीजीसी है ना, वहाँ से पैसे नहीं मिलते हैं और बैंक को मिलते हैं। अब ये डीआईसीजीसी ये क्या है, कोई भी बैंक है वो अगर ख़त्म होने के कगार पर हो तो ये जो बैंक होती है उनको अपने इसमें बीमा लेना होता है। जैसे कि आप है वो इंश्योरेंस करवाते हो, जैसे बैंक भी अपना इंश्योरेंस करवाती है। अगर बैंक है वो बैंकरप्ट हो जाए, उसके पास में पैसे ना बचे, तो डीआईसीजीसी है वो बैंक को पैसे देती है, पर ये एनबीएफसी को पैसे नहीं देती है। डीआईसीजीसी है वो केवल बैंक को पैसे देती है, एनबीएफसी को पैसे नहीं देती है। बैंक रेगुलेट किससे होती है, आरबीआई से। एनबीएफसी को कुछ हद तक ये आरबीआई रेगुलेट करती है। तो ये इन दोनों में अंतर था। ठीक है जी, तो ये हमारा आर्टिकल था एनबीएफसी से रिलेटेड, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल है निवारक नज़रबंदी, यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में बात करते हैं। अभी चर्चा में क्यों है प्रिवेंटिव डिटेंशन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान, कौन सा केस था धान्या एम वर्सेज स्टेट ऑफ केरला। धान्या एम वर्सेज स्टेट ऑफ केरला नाम का एक एक्ट था, एक धान्या, वो केरला सरकार के खिलाफ एक एक्ट लेके सुप्रीम कोर्ट में गई। इस दौरान क्या होता है, इस दौरान सुप्रीम कोर्ट कहता है कि केरला का एक एक्ट है, केरला गवर्नमेंट वहाँ का एक एक्ट है। एक्ट क्या है, केरला एंटी सोशल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 2007। यानी कि ये एक्ट आपको याद नहीं रखना है, आपको मुद्दा ये याद रखना है कि केरला सरकार के खिलाफ में एक व्यक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्यों जाते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि केरला गवर्नमेंट है वो उनको जमानत नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है, क्योंकि उनको प्रिवेंटिव हिरासत में लिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई देखो, सुनो मेरी बात, आप प्रिवेंटिव गिरफ्तारी के तहत किसी को अरेस्ट कर सकते हो, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको जमानत ही न दो। अगर इसकी जमानत रद्द कर दी तो आप इसको लेके बैठे रहो, ये तो एक बैकडोर हिस्ट्री हो जाएगी, बैकडोर एंट्री हो जाएगी, ये गलत है। अभी प्रिवेंटिव हिरासत होता क्या है, प्रिवेंटिव अरेस्ट होता क्या है, किस तरीके से इसका मिसयूज होता है। प्रिवेंटिव या फिर इसे कहा जाता है निवारक हिरासत। इसमें क्या होता है, अगर सरकार को संदेह है कि आप है वो सरकार के खिलाफ काम कर रहे हो, सरकार को खतरा हो सकता है आपसे, या फिर पूरे राष्ट्र को खतरा हो सकता है, देश की जो एकता यानी कि इंटीग्रिटी है उसमें खतरा हो सकता है, देश के लिए नेशनल इंटरेस्ट में थ्रेट हो सकता है, दो देशों के बीच का जो रिश्ते हैं वो खराब हो सकते हैं, ऐसा कोई भी खतरा सरकार को लगता है तो सरकार क्या करेगी, आपको अरेस्ट करवा लेगी। क्या करवा लेगी, अरेस्ट करवा लेगी। अरेस्ट करते समय ना तो आपको पूछेगी कि हमें, ना तो आपको बताएगी कि हम आपको क्यों अरेस्ट कर रहे हैं,
नहीं आपको कारण बताया जाएगा, नहीं आपको अपने वकील से मिलने दिया जाएगा, नहीं आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके रखा जाएगा। आपको 3 महीने तक बिना कोई बात किए, बिना कोई केस चलाए, बिना कोई ट्रायल किए, बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए 3 महीने तक आपको अरेस्ट करके रखा जा सकता है, किसी को भी बताए बिना। इसे कहा जाता है प्रिवेंटिव हिरासत, यानी कि निवारक हिरासत कहा जाता है, क्योंकि इसमें संदेह के आधार पर केवल सरकार को लगता है कि आप है वो कल्प्रिट हो सकते हो, आप भविष्य में ये चीज कर सकते हो, संदेह करने के आधार पर आपको अरेस्ट करके रखा जाता है 3 महीने तक। अगर 3 महीने से ज्यादा आपको अरेस्ट करके रखना है, सरकार चाहती नहीं 3 महीने से काम नहीं होगा, इसको तो और ज्यादा अरेस्ट करके रखना है, तो आपको एक कमेटी के पास में जाना होगा। ये जो कमेटी है इसमें हाई कोर्ट के जज बैठते हैं, उनसे सलाह लेनी होगी, उनकी सलाह के बाद में ही आपको 3 महीने से ज्यादा अरेस्ट करके रखा जाएगा। ठीक है जी, ये होता है प्रिवेंटिव, यानी कि संदेह के आधार पर ये सारी चीजें काम की जा रही है। ओनली संदेह है, पता नहीं कि ऐसा होने वाला है, संदेह के आधार पर। अब इसका मिसयूज कैसे हो सकता है, तो इसमें सरकार को पूरी तरह से पावर दी गई है। वैसे हम बात करते हैं कि देखो आर्टिकल 22 क्या कहता है। आर्टिकल 22 कहता है कि भाई आपको है ना ऐसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा, आपको पहले कारण बताया जाएगा कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। उसके बाद में आपको अपने वकील से परामर्श करने की छूट दी जाएगी, आप अपने वकील से बात कर सकते हो। उसके बाद में ही आपको अरेस्ट कर दिया जाएगा, और अरेस्ट करने के 24 घंटे के भीतर, आपको अरेस्ट करने के 24 घंटे के भीतर है वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। ये होता है कब, जब सामान्य गिरफ्तार किया जाता है, तो इसमें तो मिसयूज नहीं होता है। बट ये जो निवारक हिरासत होता है, प्रिवेंटिव ये जो अरेस्ट होता है, इसमें आपको सारी चीजें नहीं बताई जाती है, संदेह के आधार पर गिरफ्तार करके रखा जाता है। तो सरकार के जो खिलाफ बात करता है उसको भी प्रिवेंटिव अरेस्ट तो किया जा सकता है ना, इसलिए इसका मिसयूज बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, सरकार इसका दुरुपयोग बहुत ज्यादा करती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा है कि भाई आप इसका दुरुपयोग मत करो, आप है ना तरीके से काम करो। तो ये था प्रिवेंटिव हिरासत के बारे में। ओके जी, चीज समझ में आ गई। तो ये कुछ आर्टिकल थे, अब 2-3 आर्टिकल है वो वैसे इतने काम के नहीं है, तो इसको है ना आराम से एक बार पढ़ लेना। बाकी ये काम के आर्टिकल थे, तो आज ज्यादा आर्टिकल काम के थे नहीं। ठीक है जी, तो हम एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ में। कम आर्टिकल थी इस वजह से कम ही चर्चा कर रहे हैं। ओके जी, मिलते हैं एक नए डिस्कशन के साथ में। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।